Hello student, welcome to Aspirant Classes Online. Today we discuss male reproductive system of human. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझने के लिए एक फिगर से समझते हैं बहुत अच्छे से. फिगर आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा. ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है जिसमें आपको डिफरेंट ऑर्गन्स दिख रहे होंगे, जैसे वासा डिफरेंसिया, प्यूबिक हेयर, प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है, ये है यूरिनरी ब्लैडर, येलो कलर से पेंट किया हुआ है. और ये हैंगिंग स्ट्रक्चर है जिसे स्क्रोटम बोलते हैं. टी से टेस्टिस को दिखाया गया है. स्क्रोटल वाल के मसल्स को डार्टोज मसल बोलते हैं. ये एनल है, रेक्टम. चलिए, तो आपको सारे ऑर्गन्स दिख गए होंगे मेरे ख्याल से. अब आते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट क्या करता है. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है टेस्टिस एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर. और क्या कंसिस्ट करता है? डक्ट सिस्टम, पेनिस एंड एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स. तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि टेस्टिस जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे एसेंशियल स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज इट इज़ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इट इज़ मेल गोनाड. ओके, तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मेल गैमेट बनाना. अब मेल गैमेट क्या है आपको मैं बता चुकी हूँ. मेल गैमेट इज स्पर्म. ओके, अच्छा, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर मीन्स टेस्टिस से जुड़ा हुआ और भी जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग कहते हैं एसोसिएटेड स्ट्रक्चर. ठीक है, डक्ट सिस्टम देख लेते हैं. डक्ट सिस्टम यानी कि डक्ट्स लाइक स्ट्रक्चर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है. जैसे फिगर अभी आप लोग देखे थे, उसमें आपको बहुत सारे डक्ट दिख रहे होंगे, जैसे वासा डिफरेंसिया, वासा इफरेंसिया, ऑल दिस. ठीक है, पेनिस. पेनिस इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग डिस्कस किए थे कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसी तरह का गैमेट का फॉर्मेशन नहीं करता, बट इट इज़ एसेंशियल, इट इज़ नेसेसरी फॉर डूइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो पेनिस इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. अब आते हैं एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स में. एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स यानी सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड. अच्छा, ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ सिक्रीशन करता होगा. ग्लैंड वाले चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी ग्लैंड जो होता है वो कुछ ना कुछ सिक्रीशन करता है. तो टेस्टिस या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कुछ ना कुछ सिक्रीशन करते हैं. ठीक है, कौन कौन से वो ग्लैंड्स हैं? सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, कॉपर्स ग्लैंड है. ठीक है, सबका फंक्शन आगे देखेंगे. अब आते हैं टेस्टिस एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर में. तो टेस्टिस जो होता है, दिस इज प्लूरल फॉर्म एंड दिस इज सिंगुलर फॉर्म. IS इज सिंगुलर, ES इज प्लूरल. ओके, तो टेस्टिस जो होता है वो किसी भी मेल में वन पेयर होता है. वन पेयर का मतलब क्या हो गया? 2 इन नंबर. ओके, जैसे आप अगर स्क्रोटम का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें 1 लेफ्ट साइड एंड 1 राइट साइड टेस्टिस प्रेजेंट होगा. ठीक है, कलर कैसा होता है टेस्टिस का? पिंक कलर होता है, पिंकिश इन कलर होता है. शेप ओवल होता है, अंडाकार शेप का होता है, अंडे जैसा ऐसा ओवल शेप का होता है. सर्कुलर शेप नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा. टेस्टिस का शेप राउंड सर्कुलर नहीं होता है, ओवल शेप होता है. ठीक है, साइज देखेंगे तो लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर. ये सारी चीज़ें NCERT बुक में मेंशन है, इसलिए हम लोग देखेंगे. ठीक है, लेंथ कितना होता है? 5 सेंटीमीटर मीन्स लंबाई, विथ 2.5 सेंटीमीटर मीन्स चौड़ाई, और थिकनेस यानी मोटाई 3 सेंटीमीटर. अब आते हैं लोकेशन पे. टेस्टिस का अगर लोकेशन देखेंगे, मतलब एड्रेस देखेंगे कि वो पाया कहाँ जाता है. ठीक है, तो इसका एड्रेस चेंज करता है. ठीक है, इंट्रायूटेराइन लाइफ में क्या होता है? इंट्रायूटेराइन लाइफ का मतलब हुआ है वो लाइफ जो बिफोर बर्थ हम लोग का रहता है, मीन्स इन वॉर्म, इनसाइड द वॉर्म, मदर के यूट्रस में. ओके, तो इंट्रायूटेराइन लाइफ में क्या होता है? टेस्टिस डेवलप करता है एब्डोमिनल कैविटी में, मीन्स किडनी के जस्ट नीचे, स्लाइटली नीचे. तो एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप करता है टेस्टिस. बट आफ्टर बर्थ टेस्टिस कहाँ आ जाता है? स्क्रोटम में. अब ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे क्वेश्चन अराइज कर सकते हो कि ऐसा क्यों होता है? डेवलप करता है एब्डोमिनल कैविटी में और फिर स्क्रोटम में आ जाता है. तो ऐसा इसलिए होता है, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन भी दे दिया आप लोग को. वाई द टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रोटम फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी? क्यों टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में आ जाता है? तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? 35 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, बट सॉरी, बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, बट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेस्टिस को जो टेम्परेचर चाहिए होता है दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 2 डिग्री सेल्सियस बॉडी के टेम्परेचर से कम.
अब अगर बॉडी के अंदर रहेगा, मीन्स एब्डोमेन के अंदर रहेगा, किडनी के नीचे, तो उसको 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर तो नहीं मिल पाएगा। बॉडी के अंदर तो सब जगह का टेम्परेचर वही रहेगा ना, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बॉडी के बाहर वो आता है ताकि उसको जो रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर का वो उसको मिल जाए। तो बॉडी के बाहर आने पे उसको 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नहीं मिल के 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिल जाता है, जिससे वो ईजिली स्पर्म का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो यही वजह होता है कि टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी से कहाँ जाता है, स्क्रोटम में आफ्टर बर्थ, ठीक है। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि टेस्टिस क्यों आ जाता है एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में, क्योंकि उसको 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है और बॉडी के अंदर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। आप लोग को पता होगा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है। और भी कुछ आपको बताएंगे कि ठंड के मौसम में जब टेम्परेचर घट जाता है तो कैसे टेस्टिस अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है, क्योंकि टेस्टिस को 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए और ठंड के मौसम में टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। तो वो क्या करता है, तो अपने स्क्रोटम, इस तरह का जो स्क्रोटम होता है, तो इसके बॉटम लेयर को वो थोड़ा सिकुड़ा लेता है, श्रिंक कर लेता है, ताकि टेम्परेचर क्या हो, मेंटेन रहे, ठीक है। अब देख लेते हैं एसोसिएटेड स्ट्रक्चर को। एसोसिएटेड स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है स्क्रोटम। स्क्रोटम के बारे में बता चुके हैं कि एक थिन कॉन्ट्रेक्टाइल मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आउट पॉकेटिंग, जैसे कोई लटका हुआ स्ट्रक्चर नहीं होता है, उस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, टेस्टिस स्क्रोटम की स्ट्रक्चर को एक बार अच्छे से देख लेते हैं ताकि हम लोग को समझ में आ जाए कि टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या उसका फंक्शन होता है। तो अगर आप इंटरनली देखिएगा स्क्रोटम के स्ट्रक्चर को तो कुछ आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये स्क्रोटम है, कोरोनल सेक्शन है स्क्रोटम का। और ये देखिए दो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, एक टेस्टिस इधर होता है और एक इधर होता है, ये टेस्टिस सैक है, ठीक है। और ये क्या है, ये पूरा का पूरा स्क्रोटम है। अच्छा, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि स्क्रोटम के वाल को हम लोग क्या बोलते हैं, डार्टोज मसल, ठीक है। ये आउटर स्किन है, ये डार्टोज मसल से बना हुआ होता है, ठीक है, इनसाइड द स्किन। अच्छा, स्क्रोटम ऐसे नॉर्मली कहीं का भी टिश्यू हो, मसल्स हो, वहाँ पे फैट का कुछ ना कुछ लेयर का डिपोजिशन होता है, ठीक है, कम ज़्यादा जो भी हो। बट स्क्रोटम वॉल के ऊपर किसी तरह का फैट का डिपोजिशन नहीं होता, किसी तरह का फैट वहाँ पे नहीं पाया जाता है, बस एक स्मूथ मसल्स का लेयर पाया जाता है विच इज़ कॉल्ड डार्टोज मसल, ठीक है। अब हम आपको समर और विंटर वाला कॉन्सेप्ट बताते हैं कि हम उस समय क्या कह रहे थे। तो होता क्या है कि जब विंटर होता है तो डार्टोज मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आप लोग समझते हो ना, कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से ऐसे सिकुड़ जाना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। तो उससे क्या होता है, उससे यहाँ का सरफेस एरिया जो होता है वो घट जाता है, ठीक है। घट जाता है तो क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है, जो हीट का लॉस होता है वो घट जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों, टेम्परेचर का लॉस नहीं होगा, जब सरफेस एरिया घटेगा तो सिंपल सा बात है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है उसको लॉस होगा नहीं, तो उसको एक्चुअल टेम्परेचर क्या रहेगा, मिलता रहेगा, जिससे वो स्पर्म सेल्स का क्या करेगा, फॉर्मेशन करता रहेगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या, इन विंटर, तो विंटर में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन क्या रिजल्ट करेगा, डिक्रीज इन सरफेस एरिया एंड रेट ऑफ हीट लॉस डिक्रीजेज। मतलब सरफेस एरिया भी घटेगा और हीट का लॉस भी घटेगा। कब घटेगा, विंटर में, कॉन्ट्रैक्शन करेगा तब घटेगा। और कॉन्ट्रैक्शन कब वो करता है, विंटर में, ओके। अब आते हैं समर में क्या होता है। तो समर में रिलैक्सेशन होता है, क्यों, क्योंकि आप डार्टोज मसल का स्ट्रक्चर आप लोग स्क्रोटम का देखे होंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा था ना अभी। तो समर में क्या करता है कि ये अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेता है, इंक्रीज कर लेता है। उससे क्या होता है, जो एक्सेस हीट रहता है वो रिलीज हो जाता है, क्योंकि गर्मी में क्या टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि टेस्टिस को थोड़ा एब्डोमेन से और दूर करके उसको पूरा रिलैक्स कर देता है, ताकि टेम्परेचर वहाँ का एक्सेस टेम्परेचर रिलीज हो, एंड दैट्स वाई जो रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर का 35 डिग्री सेल्सियस वो मेंटेन रहे, ठीक है। और रेट ऑफ हीट लॉस भी क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। इसको हम लोग थर्मो रेगुलेशन ऑफ टेस्टिस भी कहते हैं। मीन्स इस पूरे फिनोमेना को किया क्यों जाता है, ताकि थर्मो रेगुलेशन मेंटेन रहे टेस्टिस का, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, ओके।
अब आते हैं एक इंजुइनल कनाल, ये भी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम आपको बताए थे कि एसोसिएटेड स्ट्रक्चर क्या होता है, टेस्टिस से जुड़े हुए स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। तो सेकंड वन इज इंजुइनल कैनाल। अच्छा, इंजुइनल कैनाल कहाँ होता है ये मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को फिगर में, वरना आप लोग बोलोगे कि फिगर में तो देखे नहीं। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना इस तरह से, ये है इंजुइनल कैनाल, ठीक है। एक सेकेंड। इंजुइनल कैनाल जो होता है वो वन पेयर होता है, मीन्स ये भी 2 इन नंबर होता है। अब वो जो आप फिगर देखे वो क्या आपको दिखा, साइड व्यू था, तो एक इधर होगा और एक उस साइड होगा, ठीक है। 1 पेयर होता है, यानी 2 इन नंबर होता है। एक टेस्टिस में एक पाया जाता है, तो नंबर ऑफ टेस्टिस कितने पाए जाते हैं, 2, तो 2 इंजुइनल कैनाल भी पाया जाएगा। ये होता क्या है, तो इट कनेक्ट स्क्रोटम विथ एब्डोमिनल कैविटी। ये एक स्ट्रक्चर होता है जो स्क्रोटम को एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करता है। जैसे मैं आपको बताई थी कि बिफोर बर्थ, यानी कि इनसाइड मतलब इन इंट्रायूटेराइन लाइफ में जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है, तो आखिर उसको एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में लाता कौन है, तो दिस इज इंजुइनल कैनाल विच हेल्प्स टू डिसेंड द टेस्टिस इनटू स्क्रोटम। ओके, तो इंजुइनल कैनाल ही वो स्ट्रक्चर होता है जो टेस्टिस को एब्डोमेन से स्क्रोटम में लाता है, ठीक है। इट कनेक्ट स्क्रोटम विद एब्डोमिनल कैविटी, तो एक तरह कनेक्टिंग लिंक बना ना स्क्रोटम से एब्डोमिनल कैविटी के बीच का, है ना। चलो यहाँ तक इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्या होता है इसका फंक्शन, तो इंजुइनल कैनाल क्या करता है, टेस्टिस जो पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी में उसको स्क्रोटम में लाता है आफ्टर बर्थ। ओके, देखो लिखा भी हुआ है, थ्रू दिस कैनाल द टेस्टिस डिसेंड फ्रॉम एब्डोमेन टू स्क्रोटम आफ्टर बर्थ। ओके, चलिए एक और स्ट्रक्चर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर आता है, दैट इज स्पर्मेटिक कोड। ये भी कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं, मतलब 2 इन नंबर। एक टेस्टिस के साथ एक रहेगा। जब जब जितने भी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है वो सब क्या है, टेस्टिस से जुड़े हुए स्ट्रक्चर। तो टेस्टिस 2 है तो सारे स्ट्रक्चर भी कितने होंगे, 2-2 होंगे, ठीक है। अच्छा, ये होता क्या है, ये भी स्पर्मेटिक कोड भी एक स्ट्रक्चर होता है जो बिगेंस करता है इंजुइनल रिंग से, मतलब अराइज करता है इंजुइनल रिंग्स से, ठीक है। तो चलो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए होंगे, आई होप। अब आते हैं डक्ट सिस्टम में, क्योंकि सेकेंड क्या था हमारा, डक्ट सिस्टम था। तो डक्ट सिस्टम कंसिस्ट क्या करता है, एपिडार्मिस, वासा डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा। ये जितने भी होते हैं वो डक्ट जैसे ऐसे निकले हुए स्ट्रक्चर होता है, डक्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एपिडार्मिस में आते हैं, ये भी 1 पेयर होता है, 1 एसोसिएटेड विथ ईच टेस्टिस, और हाईली क्वाइल्ड मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर आप लोग को अभी दिखाई थी, ठीक है। तो एपिडार्मिस कैसा स्ट्रक्चर होता है, हाईली क्वाइल्ड मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका लेंथ लंबाई देखिएगा तो 6 मीटर होता है। अब आप सोच रहे हो कि 6 मीटर इतना लंबा, बट वो क्वाइलिंग स्ट्रक्चर होता है ना, क्या लिखा हुआ है, हाईली क्वाइल्ड, तो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है इसलिए इतना लंबा भी होता है, तो बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है, बहुत अच्छे से। हैव 3 पार्ट्स, एपिडार्मिस के 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब अगर आप एक एपिडार्मिस देखोगे तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऊपर के पार्ट को हम लोग हेड रीजन बोलते हैं, बीच का ऑब्वियसली बॉडी, एंड लास्ट वन इज टेल। तो हेड रीजन को हम लोग बोलते हैं कैप्यूट एपिडार्मिस, बॉडी रीजन को कॉर्पस एपिडार्मिस, टेल रीजन को कॉर्डेट एपिडार्मिस, ठीक है। ये बस नेम याद रखने के लिए है कि एपिडार्मिस के 3 पार्ट्स होते हैं, कैप्यूट, कॉर्पस एंड कॉर्डेट, ठीक है। बाकी इसका और फंक्शन आगे देखेंगे, ठीक है। पहले डक्ट सिस्टम कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। तो सेकेंड वन इज वासा डिफरेंशिया, ये भी 1 पेयर होता है, यानी 2 इन नंबर, और ये एसोसिएटेड होता है एपिडार्मिस के पास। तो एपिडार्मिस भी तो 2 इन नंबर था, तो एक एपिडार्मिस के साथ एक वासा डिफरेंशिया, एक और दूसरे के साथ दूसरा वासा डिफरेंशिया, ठीक है। इसको हम लोग डक्टस डिफरेंशिया भी बोलते हैं, ठीक है। ईच वाज डिफरेंट इज स्ट्रेट मस्कुलर ट्यूब असेंड थ्रू स्पर्मेटिक कोड। एक वाज डिफरेंट जो होता है वो स्ट्रेट मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्पर्मेटिक कोड के साथ असेंड करता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। इजैकुलेटरी डक्ट में आते हैं, ये भी 1 पेयर होते हैं। आपको नंबरिंग याद रखने में दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज आप देख रहे होगे कि सब के सब 1 पेयर है, मीन्स 2 इन नंबर है, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट भी 1 पेयर होते हैं, और ये सेमिनल वेसिकल और एम्पुला रीजन से
अटैच किए रहते हैं। मतलब आप एक बार मैं आपको फिर से स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ तो उससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये देखो ये क्या है, ये वासा डिफरेंशिया है। कुछ प्यूबिक हेयर्स भी होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ हार्ट शेप का आपको दिख रहा होगा, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। यूरेथ्रा, ये भी क्या था, एक डक्ट सिस्टम ही था यूरेथ्रा। ठीक है, और ये पेनिस, ग्लैंस पेनिस, फोर स्किन। ठीक है, अच्छा ये इजेकुलेटरी डक्ट दिख रहा होगा, ये है इजेकुलेटरी डक्ट। ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा कि एम्पुला रीजन और सेमिनल वेसिकल रीजन से कोई स्ट्रक्चर अराइज कर रहा है, वहाँ पे जाके क्या करे, एक तरह का ओपनिंग का काम कर रहा है इजेकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो आपको इजेकुलेटरी डक्ट दिख गया होगा, ये स्ट्रक्चर है ये वाला। अब आते हैं यूरेथ्रा में। तो यूरेथ्रा क्या होता है, ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो अराइज कहाँ से करता है, यूरिनरी ब्लैडर से। नाम ही है यूरेथ्रा, अराइज करेगा यूरिनरी ब्लैडर से, लेकिन पेनिस के थ्रू ही ये पास करेगा। क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेल में क्या होता है, 2 ही ओपनिंग होता है। ठीक है, तो एक कॉमन ओपनिंग होता है फॉर द पर्पज ऑफ यूरिन एंड सीमेन के आउट गोइंग के लिए। ठीक है, बाहर निकलने के लिए एक ही ओपनिंग होता है, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में हर एक चीज़ के लिए सेपरेट ओपनिंग होता है, मीन्स 3 ओपनिंग होता है। बट मेल में ऐसा नहीं होता है, एक कॉमन ओपनिंग होता है जो यूरिन और सीमेन के लिए होता है, और एक एनल तो आप लोग को पता ही है। ठीक है, चलिए एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग क्या देखेंगे, अच्छा लेंथ भी देख ही लेते हैं थोड़ा सा। लेंथ इसका कितना, यूरेथ्रा का लेंथ कितना होता है, 18 से 20 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये याद रखने के लिए याद रखिएगा, 18 से 20 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। और शेप कैसा होता है, एस शेप्ड का होता है, एश। ठीक है, चलिए एसोसिएटेड स्ट्रक्चर तक आज हम लोग देख लिए। कल हम लोग देखेंगे पेनिस देखेंगे, क्योंकि पेनिस एक बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। तो एक कंप्लीट लेक्चर पूरा का पूरा पेनिस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर है उसमें, बॉडी ऑफ पेनिस, रूट ऑफ पेनिस। ठीक है, तो कल हम लोग पेनिस देखते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।